नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, लगातार हम आपको तमाम तर खबरें बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यूपी की जो सियासत है उसमें अब सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी कोशिश है कि किसी भी तरह से वो अभी से वोटरों को अपनी जानिब राग़िब कर सके। कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, इसके क्या कुछ सियासी मायने हो सकते हैं, इसी पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आज खबर दोपहर में भी हम आज दिन भर होने वाली उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे अहम खबर, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। नए वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा आज बाकायदा बीजेपी में शामिल जरूर हुई हैं, लेकिन उनके साबिका बयानों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो पहले ही बीजेपी में जाने का मन बना चुकी थी। अपर्णा यादव कई बार पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफें करती रही हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए का चंदा भी दिया था। अपर्णा यादव दत्तात्रेय होसोलबे के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर कर चुकी हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है,
और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की आज अहम मीटिंग है। टिकटों की तकसीम पर गौर खौस किया जाएगा। मुमकिन उम्मीदवारों के ताल्लुक से मिले फीडबैक यानी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। तमाम पहलुओं पर गौर खौस करके ही आज कोई फैसला होगा। माना जाता है कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग के बाद यूपी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की हतमी लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और ख़ास तौर पर एक एक नाम पर गौर फिक्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की अहम मीटिंग है। सबसे अहम बात यह है कि एक एक नाम पर गौर खौस किया जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, एक एक नाम पर गौर खौस किया जा रहा है, फीडबैक के बाद ही कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। क्या कुछ अहम इश्यूज? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें आने वाले जो उत्तर प्रदेश के जो बाकी बचे हुए चरण में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा उत्तराखंड में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उसको लेकर के मुहर लगेगी। पंजाब पर भी आज चर्चा होने की संभावना है। तमाम मसलों पर आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उस पर चर्चा होगी। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि नामों की जो लिस्ट है वो काफी गौर फिक्र के बाद सामने आती है और यही कुछ इस बार भी देखने में आ रहा है। मैराथन मीटिंग का दौर चल रहा है। दो दिन तक उत्तर प्रदेश पूर्वी की बैठक दिल्ली में हुई थी और लगातार मंथन का दौर था। इस बार भी पिछले 2 दिनों से जो है हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है और एक बड़ा मंथन जो है वो पार्टी की तरफ से किया गया है और अब आज सीईसी की बैठक चल रही है। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी जो मुहर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो बहरहाल इस पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथी तारिक कमर भी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज लखनऊ में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो रही हैं। तारिक, आपसे हम जानना चाहेंगे, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जब से इंतखाबात की बाज़गश सुनाई दे रही थी तब से ही सियासी पारा गर्म था, मौसम ठंडा है लेकिन सियासत गरमाई हुई है। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, चाहे अपर्णा यादव को लेके बात करें या फिर अखिलेश यादव को लेके बात करें। क्या कुछ वहां पर अभी सियासी सरगर्मियां? बहुत अहम बात है हिना, और देखिए आप बताती रही हैं पहले भी हमारे नाजरीन को, और जैसा कि आपने बताया कि वाकई सर्दी बहुत है लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत शिद्दत पर हैं। बुनियादी बात यही है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से जिस अंदाज की सियासत तेज़ हो गई है, जिस अंदाज के बयानात सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। और देखिए जो हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जब से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ हमनवाओं के साथ दूसरे तमाम एमएलएज समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए थे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं फ़ौक़ियत हासिल करती हुई महसूस हो रही थी। इस हवाले से कि उसके फेवर में कोई लहर जा रही है या कुछ रुझानात जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के इस पूरे कज़िये के बाद अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर एक मैसेज गया है, और ये मैसेज बहुत अहम इसलिए है कि देखिए बीजेपी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने अपनी ज़बानें खोली हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अगर अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ख़ानदान के अफराद को यकजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे वो पूरी रियासत को संभालेंगे, कैसे उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। तो देखिए अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इस पूरे एपिसोड ने। और मैं बता दूं आपको कि देखिए अखिलेश जो कि बहुत ज़्यादा बयान
दे भी रहे थे और जाहिर है कि उनके बयानों में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी था, क्योंकि बीजेपी को बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया था इस हवाले से कि बीजेपी के 2 मंत्री भी उनके साथ शामिल हुए, कुछ एमएलएस भी उनके साथ आए। लेकिन अगर अपने ही घर का कोई एक फर्द चला जाए ही ना, तो जाहिर है कि ये बड़ा मामला है और इस मामले का पूरा फायदा तारिक, यहाँ हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। और आपने भी देखा होगा इस तरह की कई खबरें जो है हमने देखी थी कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। अपर्णा यादव का लगातार हम देखते रहे हैं कि पीएम की वो तारीफ करती रही है उनके कामकाज की, और सीएम के साथ भी वो कई बार दिखाई दी। यहां तक कि वो जो गौशाला चलाती है उसको देखने के लिए भी वो गए थे, उसकी भी उन्होंने तारीफ की थी। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ऑफिशियल चीज आज सामने आई है। नहीं, देखिए हिना, असल में होता क्या है कि ये बहुत चौंकाने वाली बात बड़े ही भले ही ना हो, लेकिन एक बात बुनियादी तौर पर देखिए, जब इलेक्शन करीब हो और जिस वक्त दल बदलने की जो एक पूरा प्रोसेस है, एक जमात से दूसरी जमात में जाने का जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा हो, जब एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों के सिलसिले जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हो, उसमें अगर किसी एक बड़े लीडर के घर का कोई फर्ज आता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुतासिर कुन बात ज़रूर है। तो देखिए, अर्पणा का जो माजी रहा है, उन्होंने इशारे माजी में भी दिए हैं कि वो बीजेपी में यकीन रखती हैं। माजी में भी उन्होंने ये कहा है कि वो वज़ीर आज़म को पसंद करती हैं बहैसियत लीडर। उन्होंने माजी में ये भी कहा है कि योगी जी को पसंद करती हैं बहैसियत लीडर। लेकिन ये जो पेशरफ्त है, इसकी अहमियत से इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मामला है वो आवाम को मैसेज देने वाली बात है। तो अगर आवाम को ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि अखिलेश अपने घर, अपने परिवार, अपने खानदान को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर जरूर होते हैं कि आखिर ये अभी तक जो खानदानी खलफशार है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, बीजेपी ने बहुत मुनासिब मौके पर एक सेंध लगाई है, बहुत मुनासिब मौके पर ये वार किया है, जिसका यकीनी तौर पर एक मैसेज कन्वे करने का उनको इरादा था और वो हो रहा है। तो अब देखना यही है कि इसके रद्द अमल में, इसके तदारुक के लिहाज से क्या कुछ हिकमत अमली समाजवादी पार्टी इख्तियार करती है, क्या कुछ पेशरफ्त अखिलेश की जानिब से की जाती है ही ना। और तारिक, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम स्कीमात का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, अपोजिशन उनके जो है वो भी। और नाजरीन, इस वक्त एक और बेहद अहम खबर आ रही है। तारिक, आपको भी यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बेहद अहम खबर आ रही है गोवा से, जहां आप सब लोगों को नमस्कार। गोवा के सभी लोगों को जो कि आज मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम किसी बड़े मैदान में होना चाहिए था, रैली के तौर पे होना चाहिए था, पर हम सब लोग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। इसी वजह से हम पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज ये कार्यक्रम, एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि संदेश पूरे गोवा नहीं, पूरे देश में आज चला जाएगा। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी अतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूँ। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये 3 चीज़ें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये 3 चीज़ें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का,
वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा। उस शख्स ने अभी तक अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर का चेहरा जो है गोवा में सीएम के तौर पर पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कुछ। और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी भी मौजूद हैं, जो कि सियासी तज्ज़िया निगार हैं। उनसे हम पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में अक्सर बात करते रहे हैं। डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम खबर दोपहर में। तारक कबर भी लगातार लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम वहाँ के सियासी हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यूपी की अगर सियासत को हम देखें तो एक या दो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ के इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं। आज खास तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हम देख रहे हैं सियासी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी के अगर वोटर की, एक आम वोटर की अगर हम बात करें, आज उसने अगर किसी को अपना वोट दिया है तो बहुत सारी चीजों को देख कर दिया,
कुछ दिन बाद जब वही अपने कैंडिडेट को किसी दूसरी पार्टी में जाते देखता है, ठगा सा महसूस करता है। इस बार बहुत सोच समझ के अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। क्या कुछ आप के नजरिए से हम इसको देखेंगे, समझेंगे? देखिए, यूपी की राजनीति में हमेशा ही जातियों का बहुत ही अहम रोल रहा है। इस बार भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता नहीं, जो भी मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है उसके हिसाब से, कि सिर्फ जातियों के आधार पर वोट होगा। जो असल मुद्दे हैं जिनकी तरफ मेरे ख्याल में शायद ही कोई पार्टी ध्यान दे रही हो, लेकिन वोटर निश्चित रूप से ध्यान देगा। खासतौर से जो कोरोना काल में जिस तरह का मैन हैंडलिंग हुआ, जिस तरह से गलत तरीके से हैंडल की गई सिचुएशन को, और जिसमें लाखों लोग जो मरे, और वो एक बड़ा फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं अंडर करंट है, वो वोटिंग के समय दिखाई देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, और वो महंगाई का मुद्दा भी बिल्कुल अंडर करंट है। जो लोग परेशान है वो वोट में दिखाई देगा, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जातियां हैं, निश्चित रूप से जातियां हैं, जातियों का समीकरण बदला है। और जो पुराना समीकरण था, जो समाजवादी पार्टी की हम बात करते थे कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ की बात थी, अब वो जो बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत झगड़ा हो रहा है। तो बैकवर्ड क्लास के वोट किधर जाएंगे? चूंकि एक बड़ा परसेंटेज है वोट का, तो अगर वो बीजेपी की तरफ जैसे पहले गए, और दोनों चुनाव, लोकसभा का और पिछला विधानसभा चुनाव, उन्होंने उसी के बूते पे जीता, लेकिन अब वो यादव के साथ अगर जो मौर्य भी आ रहे हैं, कुर्मी भी आ रहे हैं, अगर बाकी सबसेट्स हैं ओबीसी के, वो भी आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल सीन आज जो सीन है उससे पूरी तरह से डिफरेंट होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम ही सियासी पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं, लोक लुभावने वादे भी हो रहे हैं, लेकिन आज का वोटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ चुका है कि जिंदगी में उसको क्या चाहिए। ये सोचकर भी वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, देखिए लोभ लुभावने वादे ये बड़ी पुरानी चीजें हो गई। अब हम 2021 में हैं, तो आज से 25 और 30 साल पहले जिस तरह के चुनाव होते थे 1990 तक, वो अब नहीं चलने वाला। वोटर बहुत समझदार है, वो हमने बिहार में भी देख लिया, वो हमने बंगाल में भी देख लिया। वो बहुत सोच समझ के वोट देगा, और जो असली मुद्दे हैं वोटिंग उसी पर होगी। जातियों का फैक्टर होगा, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर होगा। पहले असली मुद्दे, लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, और जो वोटिंग होगी मेरे हिसाब से वो उन्हीं मुद्दों पर होगी। जी बिल्कुल, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तारिक कमर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जमीनी हालात वहां पर देख रहे हैं। अब जिस तरह से अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं, रोज वो नए नए ऐलानात कर रहे हैं। आज से बिजली मुफ्त में देने की भी उन्होंने बात कही है। कहीं ना कहीं वोटर की नब्ज पकड़ने की जो उनकी कवायद है वो लगातार इस बार दिखाई दे रही है। हाँ देखिए, बुनियादी बात यही है ना कि लौटना पड़ रहा है बहालत मजबूरी है अरबाब सियासत को उन मुद्दों की जानिब, उन मौजूदात की तरफ जिनसे बराह रास्त पब्लिक का, आवाम का कोई ना कोई ताल्लुक है। देखिए, केजरीवाल का फार्मूला था कि मुफ्त बिजली फराहम करने वाला, इस पर अमल करने के लिए अब ऐलानात शुरू हो गए उत्तर प्रदेश में। ये बहुत अहम पेशरफ्त है और अवामी बहबूद के लिए बड़ा खूबसूरत कदम है। अखिलेश ने बाकायदा ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली आम आदमी को फ्री कर दी जाएगी। तो देखिए, ये अपने आप में मजबूर है सियासी पार्टियां कि उन्हें उन मौजूदात की तरफ लौटना पड़ेगा जिनसे कहीं ना कहीं अवामी मफाद वाबस्ता हैं। लेकिन दूसरे जो मौजूदात हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मामला हो, हम देखते हैं, और कारोबार लोगों के बिल्कुल ठप हो गए हैं, नौजवान परेशान हैं, महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है। तो देखिए, ये तमाम मौजूदात अपनी जगह कहीं ना कहीं काम ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ ही ये बात फरामोश नहीं की जा सकती है, जो बहुत अहम सियासी जमातें हैं वो इन मौजूदात पर बात करने से बच रही हैं। बिलखुसूस अगर हम उत्तर प्रदेश की बरसर इक़्तिदार जमात की बात करें तो आप देखें कि इन मौजूदात पर वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, चूँकि उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अगर इन मौजूदात पर बात करेंगे तो गिरफ्त में आ जाएंगे और आवाम के सवालात के जवाब देना उनके लिए दुश्वार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बेदार ज़रूर हुए हैं, और इस बेदारी का जो रद्द अमल है वो सामने आएगा वोटिंग के दौरान ही ना। बिल्कुल, और इसी पर लगातार नजर बनी भी हुई है। डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी, खासतौर पर विमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी इस बार हम लगातार देखते रहे हैं कि बात होती रही है। बात पहले भी होती थी, बहुत सारे वादे और दावे किए जाते थे, लेकिन इस बार तकरीबन हर पार्टी ने इसको शामिल जरूर किया है। ये भी बहुत अहम मुद्दा माना जा सकता है, और खासतौर पर इसको ध्यान में भी रखना चाहिए जब आगे की कुछ भी हिकमत अमली तय हो।
जी, सिर्फ महिलाओं की सिक्योरिटी की बात नहीं है, महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। हम हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बचती हैं। पार्लियामेंट में आज तक वो 33% जो वीमेन रिजर्वेशन है वो आज तक पास नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी पार्टी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती। पहली बार कांग्रेस ने एक एजेंडा सेट किया है। इलेक्शन में कभी ये एजेंडा, महिलाओं का मुद्दा कभी एजेंडा रहता नहीं था। बिल्कुल। पहली बार ये एजेंडा सेट किया है। पहली बार भी नहीं, पहले इन्हें में शुरुआत तो ममता बनर्जी ने बंगाल में की, जहां महिलाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन चूंकि यूपी का चुनाव बहुत अहम है देश में, तो प्रियंका गांधी ने जो 40% सीट महिलाओं को देने का एजेंडा सेट किया, वहां पर पूरे चुनाव में महिला केंद्र में आ गई। तो चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, एमेंसिपेशन की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनकी सिक्योरिटी की बात हो, तो मैं तो ये मानता हूं कि महिलाएं इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यूपी के चुनाव में अदा करने वाली हैं। और ये सारी पार्टीज की समझ में आ गया है, इसलिए सारी पार्टियां वीमेन सिक्योरिटी और इस तरह के इश्यूज की बात कर रही हैं। लगातार यूपी की जो इंतखाबी सियासी हलचल है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अपने खास मेहमानों से लगातार हम बात भी कर रहे हैं, अपने तमाम साथियों से भी लगातार हम हालात जान रहे हैं। तारिक कमर आपका और डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका